डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शीतकालीन सत्र का 8वां दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री देंगे जवाब। विपक्ष ने वोट चोरी का लगाया आरोप। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 93वां संस्थापक समारोह। सीएम योगी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। मेधावियों का होगा सम्मान। 19 दिसंबर से होगा यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। एसआईआर पर हंगामे के भी आसार। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की समाप्ति। 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए की द्वितीय अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी। विपक्ष ने एमएसपी और मेडिकल काउंसलिंग पर सरकार को घेरा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको, शीतकालीन सत्र का 8वां दिन है आज। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री जवाब देने वाले हैं। विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। शीतकालीन सत्र के 8वें दिन मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जवाब देंगे और केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। वह विपक्ष की ओर से लगाए गए वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के गैर कानूनी होने के आरोपों पर भी बोल सकते हैं। इससे पहले लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। चुनाव आयोग कब्जा किया जा रहा है। चुनाव में भाजपा इसका इस्तेमाल कर रही है। वहीं इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 93वां संस्थापक समारोह है। सीएम योगी महोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। मेधावियों का सम्मान होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एमपीएसपी के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का मुख्य महोत्सव समापन कार्यक्रम है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर एमजीयूजी आरोग्य धाम बालापार रोड के परिसर में भव्यता पूर्वक होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरक्षपीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शामिल होंगे। समारोह में उत्कृष्टता के आधार पर एमपी शिक्षा परिषद की संस्थाओं, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और संस्थापक सप्ताह समारोह के तहत आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ट्रॉफी, पदक व नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर एमपी शिक्षा परिषद के स्मृति शेष अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी होगा। वहीं मुख्य महोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह बुधवार प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह के मुख्य महोत्सव में सप्ताह भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के मेधावियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हाथों पुरस्कृत होंगी। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। बता दें आपको, यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आयोजित होने वाला है। अनुपूरक बजट पेश कर सकती है इस बार सरकार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र इस बार 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। कुल 5 कार्य दिवसों के इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सत्र में योगी सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है। इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। राज्य कैबिनेट की बैठक में सर्कुलेशन के जरिए शीतकालीन सत्र की तारीखों और अवधि से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों की माने तो इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। अनुपूरक बजट के जरिए सरकार
विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगी, जिसमें विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और आपात जरूरतों के लिए प्रावधान शामिल हो सकते हैं। सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी लाए जाने की संभावना है। इनमें सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बिल शामिल हो सकते हैं। विपक्षी दलों ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी, किसान मुद्दों और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी सत्र की अवधि बेहद सीमित रखी गई है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का कहना है कि छोटे सत्रों से सदन में गहन चर्चा का मौका नहीं मिल पाता और कई महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं। तो आपको बता दें, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर से शुरू होगा, जहां पर 24 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। विपक्ष का कहना है कि छोटे सत्रों से सदन में गहन चर्चा का मौका नहीं मिल पाता और कई महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं। विपक्षी दलों ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी, किसान मुद्दों और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। अनुपूरक बजट के जरिए सरकार विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगी, जिसमें विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और आपात जरूरतों के लिए प्रावधान शामिल हो सकते हैं। सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी लाए जाने की संभावना है। और अगली बड़ी खबर झारखंड से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। बता दें आपको, रांची में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की समाप्ति हुई है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की समाप्ति 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है। विपक्ष ने एमएसपी और मेडिकल काउंसलिंग पर सरकार को घेरा है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में विपक्ष ने धान के एमएसपी में केवल 50 रुपए की बढ़ोतरी और मेडिकल काउंसलिंग में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी है। इसके साथ ही बालू घाटों की नीलामी, राजस्व नुकसान, ट्रॉमा सेंटर और डिग्री कॉलेजों की अव्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को डायलिसिस सुविधा, ऑर्थोपेडिक डिवाइस की गलत खरीद और एचआईवी संक्रमण मामले पर विपक्ष के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। तो वहीं भोजनावकाश के बाद 7,721.25 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, जिसमें महिला, बाल विकास, ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य विभागों के लिए बड़ी आवंटन राशि तय की गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बजट राज्य की प्राथमिक योजनाओं को गति देने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। वहीं बहस के बाद नवीन जायसवाल की कटौती प्रस्ताव को खारिज करते हुए सदन ने बजट को ध्वनि मत से मंजूरी दी है। आखिरी में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोकसभा में वेब पोर्टल का अब जो मुद्दा है वो गूंजता हुआ नजर आया है। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए डेटा कलेक्शन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में ऐलान किया। लोकसभा में एक अहम ऐलान करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2027 की राष्ट्रीय जनगणना को डिजिटल तरीके से करने का फैसला लिया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब जनगणना पारंपरिक कागजी फॉर्म के बजाय मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। सांसद सनातन पांडे के प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए मंत्री राय ने बताया कि जनगणना के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए पूरे देश में प्रक्रियाओं की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे, जबकि फील्ड अधिकारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डेटा कलेक्ट करेंगे। तो लोकसभा में एक अहम ऐलान करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2027 की
राष्ट्रीय जनगणना को डिजिटल तरीके से करने का फैसला लिया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब जनगणना पारंपरिक कागजी फॉर्म के बजाय मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे, जबकि फील्ड अधिकारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डेटा कलेक्ट करेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कोर्ट ने वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि दिल्ली की जहरीली हवा के कई कारण हैं। कोर्ट ने कहा कि बढ़ते एयर पॉल्यूशन के पीछे पराली जलाने के अलावा दूसरे कारणों का साइंटिफिक एनालिसिस भी किया जाना चाहिए। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कोर्ट ने वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि दिल्ली की जहरीली हवा के कई कारण हैं। कोर्ट ने कहा था कि बढ़ते एयर पॉल्यूशन के पीछे पराली जलाने के अलावा दूसरे कारणों का साइंटिफिक एनालिसिस भी किया जाना चाहिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।